बच्चों, मैं गोपाल सर आप सभी बच्चों को राधे राधे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू लेक्चर 9E का। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 9 प्रकाश की स्टार्ट किया था, रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे अभी, और हम पहुंच गए बच्चों चैप्टर 9 के पार्ट ई में, जिसका नाम है प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और हमने लेक्चर नंबर 1 में आप सभी बच्चों को बताया था सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो सबसे पहले मैं दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो बता देना चाहता हूं। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है बच्चों, वहां एक अकेला उत्तल लेंस होता है, कम फोकस दूरी का अकेला उत्तल लेंस होता है। और मैंने बताया था आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप, हैंडल लगा हुआ रहता है, एक अकेला कॉन्वेक्स लेंस होता है वो, या घड़ी साज की दुकानों में जो देखने के लिए आवर्धित करने के लिए छोटे छोटे कलपुर्जों को यूज किया जाता है वो कहलाता है बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे तो यहां लेंसों की संख्या बढ़ जाती है। यहां भी कम फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस यूज किए जाते हैं, मगर ये दो उत्तल लेंस हो गए, ठीक है, कितने हो गए, दो। तो ये अलग तरह से कार्य करता है। मैं अगर सिंपली आपको बताना चाहूं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, आप जो लैब में देखते हैं ना, जो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं बच्चों, वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कार्यविधि, उसके लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक। सबसे पहले थोड़ा सा मैं डेफिनेशन की ओर लेकर चलूंगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं कि कम फोकस दूरी वाले, मैंने बताया था कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंसों से बने प्रकाशिक यंत्र को क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं या कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। यहाँ हमारे पास में दो उत्तल लेंस होंगे, दोनों की फोकस दूरियां कम होती है। इसमें ऐसा रखा जाता है, देखिए एक लेंस जो होता है ना बच्चों, वो वस्तु की ओर होता है। तो जो वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट की ओर होता है उसे ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, उसकी फोकस दूरी कम होती है। और जो उसका अभिदृश्यक है वो भी, ठीक है, उसका जो अभिदृश्यक है वो भी कैसा होता है बोलते हैं, कम होता है बोलते हैं। सॉरी, उसका जो द्वारक होता है बच्चों वो कम होता है, ठीक है, जो उसका द्वारक होता है वो कम होता है बोलते हैं। और जो दूसरा लेंस हम यूज करते हैं बच्चों, वो कौन सा लेंस होता है, वो नेत्रिका लेंस होता है। कौन सा होता है, नेत्रिका, जो हमारी आंखों की ओर होता है, उसकी जो फोकस दूरी रहती है वो ऑब्जेक्ट लेंस की तुलना में, अगर हम नेत्रिका को आई लेंस बोलते हैं तो ऑब्जेक्ट लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो आई लेंस की तुलना में थोड़ा सा अधिक होता है, और उसका द्वारक भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो बात समझ में आई है आपको, क्लियर कट है ये चीज। मैंने क्या बोला फिर से एक बार सुनिएगा, दो लेंस होंगे, जो ऑब्जेक्ट की ओर वो ऑब्जेक्ट लेंस, जो आंख की ओर होगा वो आई लेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की भी फोकस दूरी और द्वारक कम होता है, मगर आई लेंस की फोकस दूरी और द्वारक किसकी तुलना में, ऑब्जेक्ट की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं आवर्धन क्षमता की, ठीक है। आवर्धन क्षमता, जैसे हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता देखा था, ठीक उसी प्रकार यहां भी आवर्धन क्षमता आती है। बस अंतर यह है कि वहां केवल एक ही प्रतिबिंब मिलता था, यहां हमको दो दो प्रतिबिंब मिलेंगे। तो हम जो प्रतिबिंब के लिए दर्शन कोण निकालते हैं वो कौन से प्रतिबिंब के लिए निकालते हैं, अंतिम प्रतिबिंब के लिए दर्शन कोण निकालेंगे बच्चों। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, ये आ जाएगा। हम इसको लिखते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। स्मॉल m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, बीटा अपॉन अल्फा लिख सकते हैं, जहां बीटा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और अल्फा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण है। चलिए हम आपको जो मैग्निफिकेशन पावर होता है वो निकाल कर दिखाते हैं, या मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं, वो आपको यहां से निकाल कर दिखाएंगे बच्चों। सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए आप, ठीक है। मैंने डायग्राम यहां आपको मैं समझा देता हूं कि क्या है डायग्राम, कैसे बना हुआ है हमारा डायग्राम। तो देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, हमारे पास में ए बी है। तो ऑब्जेक्ट की ओर जो लेंस होगा वो कौन सा लेंस कहलाएगा, ये जो लेंस होता है बच्चों ऑब्जेक्ट की ओर, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे बच्चों ऑब्जेक्ट लेंस, ओके। जो ऑब्जेक्ट की ओर होगा वो ऑब्जेक्ट लेंस कहलाएगा। और वैसी जो हमारी आंखों की ओर होगा बच्चों वो आई लेंस, वो कौन सा लेंस होगा, आई लेंस होगा, ओके। तो हमारे पास में दो लेंस है, पहला नंबर का ऑब्जेक्ट लेंस है और दूसरे नंबर में क्या है बच्चों, आई लेंस, जो हमारी आंख की ओर होगा, ठीक है। तो ये दो हमारे पास में क्या आ गए बच्चों, लेंस आ गए, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा आई, ओके। ये तो देखिए कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ए बी ऑब्जेक्ट है,
यहां से निकलने वाली जो पहली प्रकाश किरण होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, फिर कहां से होकर गुजरती है, वो जो ऑब्जेक्ट लेंस है उसके फोकस से, FO लिखा है मतलब फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस से होकर जाती है। देखिए FO जो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी वो FO से गई, आगे बढ़ गई। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो प्रकाशिक केंद्र से हो रही है, वो भी अपने मार्ग में आगे बढ़ रही है। तो ये दोनों की दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिल रही है, कौन से बिंदु पर मिल रही है, A' पर, दिखाई दे रहा है आपको, A' पर मिल रही है। तो A' पर, ठीक है, जिस बिंदु पर मिल रही है A' पर, वहां वस्तु का कैसा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब क्या बना, A' B', मगर ये प्रतिबिंब जो रहता है वस्तु से थोड़ा ही बड़ा बनता है, ठीक है। तो हमको बड़ा और आवर्धित, बहुत छोटी वस्तु है तो अच्छे से हमको उसको देखना है, तो बच्चों बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब चाहिए। तो हम एक ऐसी व्यवस्था करते हैं कि ये जो है ना A' B', ये क्या है, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए तो इमेज बन गया, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए क्या बन गया, इमेज। मगर जो आई लेंस रहती है, हम आई लेंस को आगे पीछे खिसकाते हैं, ये एक रैक पिनियन व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। रैक जैसे बना रहता है, जैसे हमारे घर के रैक को हम आगे पीछे खिसकाते हैं, वैसे इसको भी आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। तो हम आई लेंस के सामने जो हमारे पास इमेज है A' B', ठीक है, उस इमेज को आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करवाते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए इमेज है वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर बात, ऑब्जेक्ट लेंस का इमेज आई लेंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और A' B' को हम इस तरीके से, जो A' B' है ना बच्चों, उसको हम कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम वहां रखेंगे। थोड़ा सा देखिए, ये इसको निकाल देता हूं थोड़े से, ठीक है। ये जो प्रकाश केंद्र आ रहा है ना, ये इसको आप नाम दे दीजिएगा बच्चों E। आई लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है इसको E, ऑप्टिकल सेंटर ये O ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो देखो A' B' को हमने कुछ इस तरह से व्यवस्थित कराया है कि A' B' जो है कहां, नेत्रिका लेंस मतलब आई लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में है। और नियम तो आपको मालूम होगा, जब भी कोई वस्तु किसी लेंस के कहां रहती है, उत्तल लेंस के नेत्रिका और फोकस के बीच में रहती है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र और बोल सकते हैं फोकस के बीच में रहती है, तो वस्तु की ओर ही वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। तो A' B' जिस ओर है, ये हमने पहली प्रकाश किरण लेकर गए, आगे बढ़ गया वो, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की ओर गया, वो भी अपने मार्ग में सीधे। तो दोनों की दोनों कहीं नहीं मिल रही थी, तो दोनों किरणों को हमने क्या किया बच्चों, पीछे खींचा। दोनों किरणों को कहां किया, पीछे। तो पीछे खींचने पर देखिए ये A' पर मिलती है और अंतिम प्रतिबिंब हमको A' B' पर प्राप्त होता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब चलिए, ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। हम फिर से एक बार आते हैं बच्चों फॉर्मूले पर। क्या है हमारे पास में, हमारे पास में हमको निकालना है आवर्धन क्षमता। क्या हमको निकालना है, हमको चाहिए आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। तो आवर्धन क्षमता M = फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा। क्या होता है बच्चों, बीटा अपॉन अल्फा। फिर बोला जाता है चूंकि ये जो बीटा और अल्फा हैं के मान कैसे होते हैं, बोलते हैं कम है, अतः हम क्या लेके चलते हैं यहाँ, हम बीटा को ले लेंगे बच्चों tan बीटा, और जो अल्फा है अल्फा को ले लेंगे हम tan अल्फा। अल्फा को क्या ले लेते हैं, tan अल्फा। इतना काम हमेशा आपको करना रहता है ना। ये हो गया आपके पास में। तो हमारे पास में देखिए फार्मूला क्या बन रहा है, हमारे पास में फार्मूला आएगा बच्चों M = tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। कौन सा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब डायग्राम से आप क्या करना, tan बीटा और tan अल्फा निकाल लेना। तो ये देखेंगे हम सबसे पहले tan बीटा। तो देखिए बीटा क्या होता है, ठीक है, मैंने अभी एंगल नहीं दिया है, मैं पहले एंगल नाम दे देता हूं। बीटा क्या होता है, बीटा होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है बच्चों, A' B' पर बन रहा है। कहां बन रहा है, A' B' पर। तो यहां जो एंगल बना रहे हैं हम उसको नाम दे देंगे बच्चों बीटा। और स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण ये अल्फा। क्लियर, आपको मालूम रहना चाहिए कि बीटा क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब A' B' पर बन रहा है, तो ये बीटा हो गया। और वस्तु स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है यहाँ AB, तो ये अल्फा हो गया। अब हम डायग्राम से दोनों वैल्यू
निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, हम tan बीटा देखते हैं। tan बीटा देखेंगे तो देखो अंतिम प्रतिम है हमारे पास a डबल डैश b डबल डैश, लंबटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों a डबल डैश b डबल डैश, a डबल डैश क्या हो जाएगा b डबल डैश, और बेस हो जाएगा b डबल डैश e, क्या हो जाएगा b डबल डैश e। आगे अब देखो समरूप त्रिभुज हमको दिखाई दे रहे हैं a डैश b डैश e, a डबल डैश b डबल डैश e और a डैश b डैश e दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो a डबल डैश b डबल डैश की जगह हम पुट कर सकते हैं। यहाँ क्या पुट कर लेंगे बच्चों, हम लगा लेंगे a डैश b डैश, क्या लगा लेंगे हम a डैश b डैश, और b डबल डैश e के जगह में हम लिख सकते हैं बच्चों b डैश e। इस चीज पर ध्यान देना ना, समरूप त्रिभुज होने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि बताते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो a डबल डैश b डबल डैश ये a डैश b डैश लिख लिए और b डबल डैश e को हमने b डैश e लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारा tan बीटा आ गया। और क्या निकालना है हमको, और यहाँ हमको चाहिए बच्चों tan अल्फा, क्या चाहिए, और हमको यहाँ tan अल्फा चाहिए। तो चलिए tan अल्फा की बात करते हैं। tan अल्फा ये हमारा अल्फा कौन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, लंब AB, और ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम कैपिटल D लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे बच्चों, कैपिटल D, तो ये हो जाएगा AB अपॉन B। क्लियर, दोनों वैल्यू आ गई। वापस आ जाएंगे बच्चों आप कहाँ, समीकरण 1 से। तो समीकरण नंबर 1 में देखेंगे हम m इजिकल टू क्या दिखाई दे रहा है हमको, ये tan बीटा आ गया बच्चों a डैश b डैश अपॉन b डैश e बटा tan अल्फा हो जाएगा AB अपॉन कैपिटल D, AB अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल D। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इजिकल टू a डैश b डैश, ठीक है, अपॉन हो जाएगा बच्चों AB, ठीक है, अपॉन हो जाएगा AB, ये D ऊपर आ जाएगा बच्चों, D अपॉन b डैश e। ये आप इक्वेशन नंबर 2 लेके चल सकते हैं। कौन सा इक्वेशन लेके चल सकते हैं, 2। अब देखो यहां से d तो हमको मालूम हो गया, b डैश e दूरी होती है, मगर ये दोनों लंबाइयां हैं। ठीक है, वस्तु की लंबाई है और एक प्रतिबिंब की लंबाई है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए फिर से मैं 2 समरूप त्रिभुज लेकर चलूंगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे। 2 समरूप त्रिभुज कौन सा, AOB दिखाई दे रहा है डायग्राम में, AOB और त्रिभुज A डैश O B डैश कैसे त्रिभुज हैं बोलते हैं, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप त्रिभुज हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, हम अगर यहां से देखें, चलिए हम A डैश B डैश से लेते हैं। A डैश B डैश ये एक त्रिभुज की भुजा बटा दूसरे त्रिभुज की भुजा AB, और दूरियां देखिए, ये हो जाएगा बच्चों OB डैश, और इधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये OB हो जाएगा। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं हम कहाँ, समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में हम A डैश B डैश अपॉन AB की जगह में लिख देंगे OB डैश अपॉन OB, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों m इजिकल टू। ठीक है, ध्यान से देखते जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। m इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों OB डैश अपॉन OB इंटू D अपॉन B डैश E, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब यहां से आप डायग्राम से सारी चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों OB डैश, O ये B डैश, ये अभिदृश्यक के लिए यहां से यहां तक का लेंस, ये क्या चीज है, अभिदृश्यक मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के लिए इमेज था, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। इसको हम डिनोट करेंगे बच्चों VO से। किससे डिनोट करेंगे, VO से। OB ये ऑब्जेक्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो ये UO। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और क्या चाहिए हमको, B डैश E ये आई लेंस के लिए इमेज है, तो ये हम लिख लेंगे बच्चों UE। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें आपको। ये मैं थोड़ा सा सुधार देता हूं,
थोड़ा सा इसको देखेंगे फिर से, यू। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एम, ओ बी डेस, ये ओ से बी डेस ये दाईं ओर है। चिन्ह का भी ध्यान रखना, या पहले हम लिख लेते हैं बाद में हम चिन्ह लगा लेंगे। वी ओ, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी कहां से, अभिदृश्य अक्ष से। ओ बी, ओ बी यू ओ, और ये डी बी डेस ई, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा यू ई। क्या हो जाएगा ये, यू ई। क्लियर बात, डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं चिन्हों का प्रयोग करूं, यहां मैं अगर साइन कन्वेंशन का प्रयोग करूं चिन्हों के प्रयोग से, तो देखो साइन देखिएगा, m इज इक्वल टू ये वी ओ, ये तो पॉजिटिव होगा बच्चों, दाईं ओर है लेंस के, यू ओ बाईं ओर है तो माइनस हो जाएगा, माइनस यू ओ, इंटू डी भी बाईं ओर है तो माइनस, यू ई भी बाईं ओर है तो माइनस। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास में ये हो जाएगा बच्चों माइनस वी ओ, ये माइनस को ऊपर ले गया, अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। क्लियर है, ठीक है। आपको ध्यान किस चीज का रखना है बच्चों, आपको केवल इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका एंगल्स है वो कहां बन रहा है। इमेज बनाने आ गया तो एंगल याद रखना है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा। फिर आपको tan बीटा tan अल्फा निकालना है लंबवत आधार से। आप डायग्राम में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, tan अल्फा tan बीटा वैल्यूज पुट करेंगे। लंबाइयों का मान नहीं आता इसलिए हमने a डैश b डैश ab को दूरियों में कन्वर्ट कर लिया, और फिर दूरियां देखना है। दूरियां आपको मालूम रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट लेंस से वस्तु की दूरी OB थी तो UO, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेंस से प्रतिबिंब की दूरी OB डैश थी तो VO, ठीक है। ऑब्जेक्ट आई लेंस से वस्तु की दूरी UE थी तो UE। इस तरह से ये हमारे पास में आ गया m इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन UO इंटू डी अपॉन UE। अब इसके बाद इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, दो हमको विशेष स्थितियां निकालनी होती है बच्चों। सबसे पहले बोलता है फर्स्ट पॉइंट पर, जब क्या होता है, प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, जब प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, बोलता है स्पष्ट दृष्टि की कहां हो, न्यूनतम दूरी पर हो। जो प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, बोलता है। तो यहां आपको याद रखना है, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बोलता है तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस डी, v माइनस डी आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। और वस्तु की दूरी u इज इक्वल टू, ठीक है, u इज इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा, माइनस u। अब कौन सा फार्मूला या लगाएंगे हम, लेंस सूत्र लगाते हैं। और यहाँ हमारे पास में दो लेंस हैं, तो कौन से लेंस के लिए लगाते हैं, ये हम लगाएंगे बच्चों नेत्रिका लेंस मतलब आई लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस मतलब आई लेंस के लिए। तो नेत्रिका लेंस के लिए देखिए लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। तो आई लेंस के लिए लगाएंगे तो 1/fe 1/v माइनस 1/ue। ओके, ये आ जाएगा। अब आगे देखो, ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जो फार्मूला आपका रहा है, ठीक है, जो फार्मूला आपने लाया है। क्या फार्मूला आया था हमारे पास, m इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। तो ये हम ला सकते हैं, यू ई हमारे पास है, डी अपॉन यू ई ला सकते हैं बच्चों। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे आप, तो यहाँ हम डी अपॉन यू ई लाने के लिए, ठीक है, कुछ काम करेंगे। पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं, चलिए एक लाइन और हो जाए हमारा, क्योंकि वी ई इज इक्वल टू माइनस डी और यू ई इज इक्वल टू माइनस यू है हमारे पास। तो 1/fe, ठीक है, 1/fe ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई। क्या हो जाएगा, माइनस यू ई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मैं डी का गुना करता हूँ, किसका गुना करते हैं, डी का गुना करते हैं, करने पर क्या होगा, डी का गुना करने पर ये हो जाएगा बच्चों डी अपॉन एफ ई, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस डी अपॉन यू ई। अब देखो यहाँ से हमको, ठीक है, या डी अपॉन यू ई मिल जाएगा, -1 को उधर करेंगे 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये डी अपॉन यू ई। अब हमको मालूम है बच्चों, क्या मालूम है हमको, जबकि हमको मालूम है m इज इक्वल टू, हमने अभी देखा, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई, माइनस
VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। तो ये D अपॉन UE की जो वैल्यू लाए ना उसको हम पुट कर देंगे, इसलिए M इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO और D अपॉन UE की जगह 1 प्लस D अपॉन FE। तो ये होता है आवर्धन क्षमता जब वस्तु स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। कहाँ? जब वस्तु स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। और दूसरा बहुत ही सिंपल होता है, दूसरा क्या बोलता है कि जब प्रतिबिंब कहाँ बने, बोलता है बच्चों अनंत पर बने। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इससे पहले एक चीज और देख सकते थे हम, क्या चीज चाहिए हमको? नली की लंबाई बोलते हैं, जो नली बनाना है उसकी लंबाई। तो यहां मैं आपको बता देता हूं, चलिए पहले नली की लंबाई। तो देखो नली की लंबाई देखने के लिए आपको डायग्राम देखना पड़ेगा। नली की लंबाई क्या होती है, ठीक है, पहला लेंस जो ऑब्जेक्ट लेंस है उसका प्रकाश केंद्र और नेत्रिका लेंस का प्रकाश केंद्र दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो O से देखेंगे अगर आप E के बीच का डिस्टेंस, इतने में हम क्या करेंगे? नली बनाएंगे। तो ये VO प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? UE। नली समझ रहे हैं? इसको आप एक काम करना, यहां से ये ऐसे प्लास्टिक का कवर लगा देंगे, ये मिल जाएगा, तो ये नली कहलाएगा। तो ये VO और ये क्या हो जाएगा बच्चों? UE। तो VO प्लस UE हम लिख सकते हैं यहाँ, नली की लंबाई VO प्लस UE। बहुत सिंपल रहता है, आप याद रखना ऑब्जेक्ट लेंस के प्रकाश केंद्र से नेत्रिका लेंस के प्रकाश केंद्र के बीच का डिस्टेंस आपको क्लियर हो जाएगा। अब बोलता है बच्चों आगे, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा? जब वस्तु कहाँ होती है बच्चों? फोकस पर। तो UE इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम? FE ले लेंगे। और हमारा फार्मूला इसलिए M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस VO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE, ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। ठीक है, मैंने UE की जगह FE रख दिया। तो इन दोनों स्थितियों में हमेशा आपको आवर्धन क्षमता निकालना है, जब वस्तु स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। ओके बच्चों, अब यहां भी हम आपको बता देते हैं किसकी? नली की लंबाई। नली की लंबाई देखिए सारी की सारी चीजें वही आएगी, बस अंतर ये हो गया बच्चों VO, ये जो UE है उसकी जगह आ जाएगा बच्चों फोकस। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है बोलते हैं? अनंत पर। देखिए मैंने अनंत के लिए बना दिया है, ठीक है। सेम ये कब है? ये वो कंडीशन है बच्चों जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। जब प्रतिबिंब कहाँ बने बोलता है? अनंत पर बने। अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। सेम है जैसे पहले बताया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस के सामने एक वस्तु AB है, पहली प्रकाश किरण फोकस से होकर गई, मुख्य अक्ष के समांतर आई और अपवर्तित होने के बाद कहां से गई? फोकस से। और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से अपने मार्ग में सीधे चली गई। इसका जो प्रतिबिंब था, ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब था बच्चों वो कहां पर प्राप्त हुआ हमको? ये हुआ एडेस बीडेस पर, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। एडेस बीडेस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करती है। तो जो पहली प्रकाश किरण थी वो मुख्य अक्ष के समांतर गई, दूसरी प्रकाश केंद्र से होकर गई। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आगे बढ़ गए, कहीं नहीं मिल रहा था तो हमने क्या किया? आगे बढ़ा दिया। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ये एडेस बीडेस जो होता है ना उसको हम आई लेंस के फोकस पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? फोकस पर। तो ये मालूम है आपको कि जब वस्तु UE कहाँ होती है बच्चों? फोकस पर होती है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। तो यही प्रिंसिपल का यूज किया गया है। इमेज कहाँ फॉर्म हो गया? अनंत पर। और यहाँ अगर आप नली की लंबाई देखेंगे तो फिर से ऐसे मिलाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई? O से बीडेस, ये डिस्टेंस हो गया बच्चों, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी ये हो जाएगा बच्चों प्रतिबिंब की दूरी VO, और इधर बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? FE। तो VO प्लस क्या हो जाएगा? FE। ओके, तो ये था बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। बहुत ही सिंपल है, कॉपी में प्रैक्टिस की जरूरत है। फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना, ठीक है, कोई भी सॉल्व नहीं होगा। आप कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये दो प्रकार के हमारे पास सूक्ष्मदर्शी थे। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको सरल सूक्ष्मदर्शी करा दिया और लेक्चर नंबर 2 में आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब हम जब अपने नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचेंगे तो वहां आपको दूरदर्शी या टेलीस्कोप बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो आप लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए हमारा वीडियो और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।